बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एक एरिया में लाइफ की कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, उस चीज को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट के ख्याल में एक एरिया में ऑर्गेनिजम्स की कितनी काइंड मौजूद हैं और किस किस्म के ऑर्गेनिज्म या किस किस्म के काइंड के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, इस चीज को भी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड तो किया जाता है, लेकिन किन बेसिस पे किया जाता है, उनमें पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज की बेस पे किया जाता है। तो स्टूडेंट, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी मींस टर्म बायोडाइवर्सिटी refers to variety of forms of life in an area. Most biologists think biodiversity as the total number of kinds of organisms in an area and the variety of organisms within each kind. Classification, species is the basic unit of classification. उसके बाद है classification is the method by which biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities found in them. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। द स्पीशीज which is in the danger of extinction is called endangered species. The species which is in the danger of extinction is called endangered species. For example, mammals, birds and reptiles. और अगर थ्रेटेंड की स्पीशीज की बात की जाए तो वो स्पीशीज जो कि आने वाले फ्यूचर में खतरात का सामना कर सकती हैं, ऐसी स्पीशीज को थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। द स्पीशीज विच इज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज. 20 species of mammals are considered as threatened species in Pakistan. 25 species of birds are considered as threatened species in Pakistan. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंगडम मोनिरा. दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल. उनके जो सेल होते हैं वो प्रोकारियोटिक होते हैं। और एक बात याद रखें कि किंगडम मोनिरा में किसी किस्म की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और जो किंगडम मोनिरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका क्रोमेटिन मटेरियल साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। और एक बात याद रखें कि उनके पास किसी किस्म का मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। So write a short note on kingdom Monera. They are unicellular or colonial. Their cell is prokaryotic. There is no nuclear membrane and their chromatin material is present in cytoplasm. They do not have membrane enclosed structures like plastids, mitochondria and endoplasmic reticulum. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनिरा एंड प्रोटिस्टा. मोनिरा दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, वाइल प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो यूकारियोट्स भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मोनिरा में जो फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है और केमोसिंथेसिस के थ्रू होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेक्शन होता है या फोटोसिंथेसिस होता है। प्रोटिस्टा में कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं? प्रोटोजोआ एंड एल्गे. Monera, differentiate between Monera and Protista. They are unicellular or colonial. They are heterotrophic. Some produce their food through the process of photosynthesis or chemosynthesis. For example, bacteria and blue-green algae. उसके बाद है प्रोटिस्टा. They are eukaryotes and are unicellular or colonial or filamentous or simple multicellular. They are autotrophic. मोनिरा के लिए क्या कहा? हेटरोट्रॉफिक. और प्रोटिस्टा के लिए क्या कहा? ऑटोट्रॉफिक. देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और फोटोसिंथेसिस. फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ एंड एल्गे.
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन मोनिरा फंजाई एंड प्लांटी। मोनिरा में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती है, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से बनी होती है। उसके बाद जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और जो प्लांटी की सेल वॉल होती है वो सेलुलर और सेलुलस और कुछ दूसरे मटेरियल से बनी होती है। So student, Monera, their cell wall is made of peptidoglycan, mean polysaccharides and amino acid. Fungi, the cell wall is made of chitin, and plantae made of cellulose and others. Question number 6 है, define the 5 kingdoms into 2 groups on the basis of types of cells, prokaryotes और यूकारियोट। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोकारियोट्स होते हैं इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। प्रोकारियोट्स के बारे में क्या बात याद रखनी है कि प्रोकारियोट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, प्रोकारियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एग्जांपल की बात की जाए बैक्टीरिया एंड आर्की, और उसके बाद यूकारियोट्स की बात की जाए तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं। एग्जांपल हैं प्लांट्स, एनिमलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। तो prokaryotes, these are organisms with cells that lack a true nucleus and membrane bond organelles. For example, bacteria and archaea. Eukaryotes, these are organisms with cells that have a true nucleus and membrane bond organelles. Example है plants, animal, fungi and protists. Move करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। What do you mean by prions and viroids? Prions and viroids जो होते हैं वो सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, और जो प्रायोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि जो वायरोइड्स होते हैं वो सेलुलर आरएनए से बनते हैं, और दोनों ही प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। स्टूडेंट याद रखें, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल, इनको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जाता है। प्रायोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली व्हाइल वायरोइड्स आर मेड ऑफ सेलुलर आरएनए ओनली। बोथ काज डिजीज इन प्लांट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। List the 7 levels of Linnaeus classification hierarchy from most general to specific. Kingdom, फाइलम और डिवीजन, यानी कि फाइलम को डिवीजन भी कहा जा सकता है। उसके बाद है क्लास, हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास। उसके बाद है नंबर 4 पे ऑर्डर, नंबर 5 पे फैमिली, नंबर 6 पे जेनस और नंबर 7 पे स्पीशीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएं जिसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जो कुछ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं इस जमीन पे, उनको सेव किया जा सके। और ये नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो नेचुरल फंक्शनिंग है एक इकोसिस्टम की, उसको मेंटेन रखने के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जाती है, यानी कि कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं लाइफ फॉर्म को सेव करने के लिए। सो द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स टू टेक स्टेप्स फॉर सेविंग द लाइफ फॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज डन फॉर कीपिंग नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शनिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। गिव वन एग्जांपल टू प्रूव दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज इन इकोसिस्टम मे प्रूव हार्मफुल फॉर द ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज। कोई एक एग्जांपल आपने देनी है जिसके थ्रू ये साबित किया जा सके कि एक इकोसिस्टम में जब किसी न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसका इकोसिस्टम पे क्या असर होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज का मतलब होता है कि जब एक इकोसिस्टम में कोई न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो ये उस एरिया के बहुत सारी दूसरी स्पीशीज के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्लांट को पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया था। वो कौन से प्लांट थे? यूकैलिप्टस प्लांट थे। स्टूडेंट, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो जहां पे भी ग्रो करते हैं, ये उस पानी में जो अर्थ में अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको लेवल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो इसके आसपास छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं, वो जो होते हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते।
So student, introduction of species. When a new species is introduced in an ecosystem, it may prove harmful for other species of that area. For example, eucalyptus plants were imported to Pakistan from Australia. These plants consume more water and have distributed the level of underground water. So other smaller plants find it difficult to grow near these eucalyptus plants. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.